शुरू करते हैं। फिर आज का हमारा टॉपिक है मापन या मेजरमेंट। मापन का अर्थ किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा है। मतलब किसी भौतिक राशि के परिमाण को जो हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं उसको ही मापन कहते हैं। जैसे किसी चीज़ को माप लिए तो लिख दिए कि वो 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 5 मीटर का है, जो भी। मापन मूलतः तुलना करने की एक प्रक्रिया है। इसमें किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना एक पूर्व निर्धारित मात्रा से की जाती है। इस पूर्व निर्धारित मात्रा को उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहा जाता है। मतलब जो 1 मीटर के लिए एक स्टैंडर्ड निर्धारित होता है पहले से, वो पूर्व निर्धारित मात्रक है। उसी से हम किसी भी राशि की तुलना करते हैं और उसकी माप को लिख देते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम उस पेड़ की ऊंचाई की तुलना 1 मीटर से कर रहे होते हैं और उसका 10 गुना मान होने के कारण से 10 मीटर का बताते हैं। यहाँ मीटर एक मानक मात्रक है जो भौतिक राशि की लंबाई या दूरी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान या किलोग्राम आदि अलग अलग होता है। मापन जो है एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। प्राय मापन से अभिप्राय यह लगाया जाता है कि यह प्रदत्तों को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। मापन किसी भी वस्तु का शुद्ध और वस्तुनिष्ठ मापन करता है। मतलब मापन का अभिप्राय मेनली ये होता है कि किसी भी चीज़ को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया, अंक में उसका मान जो है लिख दिया गया कि इतने किलोग्राम है, इतने मीटर का है, या इतने सेकंड मिनट समय लगा है, जो भी नाप है, जिस भी चीज़ को हम नाप रहे हैं उसके हिसाब से उस मात्रक का प्रयोग करते हैं। अब मापन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। मापन की पहली परिभाषा जो है एस स्टीवेंसन के अनुसार जो लिखी हुई है वो है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। बहुत ही साधारण शब्दों में इन्होंने लिखा है कि मापन द्वारा जो है जो स्वीकृत नियम है, मतलब जो नियम बनाए गए हैं स्टैंडर्डाइजेशन की, इसको 1 मीटर कहते हैं, उसके अनुसार जो है किसी भी वस्तु को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया जो है वही मापन कहलाती है। गिलफोर्ड ने क्या लिखा है कि मापन वस्तुओं या घटनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। तर्कपूर्ण ढंग का मतलब होता है जो नियम निर्धारित हैं उसी को इन्होंने तर्कपूर्ण ढंग कहा है। अब जो है देख लेते हैं कि साधारण शब्दों में हम एक परिभाषा जो अपने हिसाब से बनाते हैं वो क्या हो गई कि मापन क्रिया विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं अथवा घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक एवं संगत रूप से संकेत या चिन्ह अथवा आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है। विशिष्ट नियम वही होते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं, मतलब जिनको स्टैंडर्ड मान बोला जाता है। अर्थात हम मापन के अंतर्गत विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं एवं घटनाओं का मात्रात्मक रूप से वर्णन करते हैं। इसमें अंक प्रदान करने के लिए मापन के विभिन्न स्तरों के अनुकूल विशिष्ट नियमों एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। ये हो गया हमारा मापन की जो है परिभाषा और उसका अर्थ, मतलब मापन क्या है, कैसे किया जाता है। और इसका अगला जो है वो बात करते हैं मापन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ मेजरमेंट, मतलब कहाँ कहाँ मापन की उपयोगिता है। तो मापन का जीवन में अत्यंत महत्व है। सोते जागते, उठते बैठते सभी समय हम अनेक अवसरों पर मापन का उपयोग करते हैं। मापन के अनेक क्षेत्र होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए जैसे कला, साहित्य, संगीत, हॉकी आदि में योग्यता का मापन किया जाता है। गणित, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी में ज्ञानोपार्जन का मापन किया जाता है। या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा में, इन सभी क्षेत्रों में जो है अभिरुचि का मापन किया जाए। जनतंत्र, अल्पसंख्यकों, स्कूल, राष्ट्र, किसी संस्था के प्रति अभिवृत्ति, खेल, पठन में रुचि आदि का भी जो है रचनात्मक प्रवृत्ति, बुद्धि, यह सब जो है मापने योग्य तथ्य होते हैं। स्कूल में परीक्षार्थी को अंक देने में उनके वर्गीकरण अथवा तरक्की में जो है रचनात्मकता, अभियोजन, बुद्धि, इन सब चीज़ों को मापना है, अंक प्रदान करना है, किसी का वर्गीकरण करना है, अध्यापक की शिक्षा की योग्यता को मापना है, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करना है, या फिर शिक्षा पर होने वाले कार्य को निश्चित करने में, परीक्षा की रचना करने में, हर जगह जो है हम मापन का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे कि मापन का क्या उद्देश्य है या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट। तो पहला उद्देश्य जो होता है वो है चयन के लिए। विभिन्न स्थानों पर जो है विद्यार्थियों का एडमिशन के लिए चयन होता है, या नौकरी के लिए किसी का चयन होता है, सेना का चयन होता है। हर जगह पे जो है कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यता मापी जाती है। जैसे विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, मेडिकल, इंजीनियरिंग कॉलेज, सेना, उद्योग में विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। परीक्षण द्वारा इसमें से कुछ व्यक्तियों को छांट किया जाता है और उनकी बुद्धि, योग्यता, उपलब्धि आदि का मापन किया जाता है। अनेक सेवाओं में कर्मचारियों का चयन करते समय साक्षात्कार, प्रक्षेपण विधियों का सहारा उनकी योग्यता, चरित्र, सहनशीलता आदि को मापने के लिए किया जाता है। मतलब चयन में हम ये करते हैं कि हमें जिस काम के लिए व्यक्ति चाहिए उस हिसाब से उसमें जो योग्यता होती है उसका मापन कर लेते हैं और उस हिसाब से जो हमारे सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको छांट के उनका चयन कर लिया जाता है।
उसके बाद पूर्व कथन का अर्थ होता है कि वर्तमान के आधार पर भविष्य के बारे में कुछ बताना था। हम अपने जीवन में कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। एक व्यापारी निर्णय लेता है कि वो किस माल को कितना खरीदे। तो पूर्व कथन में जो है पहले से निर्णय लेते हैं, जैसे कि कितना माल खरीदना है, किस मूल्य पे बेचना है, या अध्यापक यह निर्णय लेता है कि उसको छात्र को कैसे और किस स्तर तक बढ़ाया जाए। चिकित्सक यह लेता है कि रोगी को कैसे ठीक करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाए। ये सब पूर्व कथन होते हैं। उसके बाद होता है तुलना करने में। ज्ञान, बुद्धि या व्यक्ति की उपलब्धि आदि सभी शील गुणों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य होता है इन विभिन्नताओं की तुलना करना, और उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमें पहले इन गुणों का मापन करना पड़ता है, क्योंकि जब हम गुणों को माप लेंगे तभी तो हमारे पास कोई निष्कर्ष या आंकिक संख्या रहेगी, तो हम उसमें तुलना कर सकते हैं कि हाँ अमुक गुण इनमें इस व्यक्ति में ज़्यादा है या इस व्यक्ति में कम है, उसकी जो है तुलना हो जाती है। उसके बाद क्या है निदान। निदान का अर्थ है लक्षणों के आधार पर रोगों को पहचानना। शैक्षणिक निदान में अनेक तकनीक प्रविधियों का प्रयोग होता है, जिसका उद्देश्य सीखने की मुख्य कठिनाइयों का पता लगाना है तथा फिर उसका कारण और निराकरण का भी पता लगाना है। शैक्षणिक निदान में अनेक परीक्षणों, सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग होता है। विभिन्न विषयों पर नैदानिक परीक्षण, नैदानिक छात्र मानचित्र आदि का उपयोग किया जाता है। निदान की सफलता मापन पे ही निर्भर करती है, क्योंकि मापन के द्वारा ही हम ये जो है निदान का निर्धारण कर पाते हैं। उसके बाद क्या है वर्गीकरण। वर्गीकरण समानता तथा असमानता के आधार पर किया जाता है। विभिन्न अतः वर्गीकरण के लिए सबसे आवश्यक हो जाता है मापन, क्योंकि जब तक हम मापन नहीं करेंगे तो हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि मापन के आधार पर ही ये देखते हैं कि किस व्यक्ति के रिजल्ट्स में समानता आ रही है, किस व्यक्ति के रिजल्ट में जो असमानता है, उस आधार पर उनको वर्गीकृत किया जाता है। शोध कार्यों में भी इसका उपयोग होता है। शोध में परीक्षण का व्यापक प्रयोग किया जाता है। इसके लिए दो प्रकार के समूह होते हैं, एक नियंत्रित तथा दूसरा प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक समूह पर प्रयोग किए जाते हैं और नियंत्रित समूह को वास्तविक परिस्थितियों में रखा जाता है। दोनों का मापन करके प्रयोगात्मक तथा नियंत्रित समूहों के अंतर का पता लगाते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो शोध कार्य में भी मापन का अधिक महत्व होता है। उसके अलावा जो है इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। मापन के महत्व की बात करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। विभिन्न प्रकार की तकनीकी का विकास शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए किया जा रहा है। शिक्षा आज वैज्ञानिक विधि द्वारा दी जाने लगी है। ICT जो है इसका एक पार्ट है जो आप लोग जानते होंगे, जो कि शिक्षा में जो है वैज्ञानिक विधियों और नई नई तकनीकियों के प्रयोग पर बल देता है। अच्छा, अच्छे परिणाम के लिए हमें शिक्षण में मापन की आवश्यकता है, न कि हम जो छात्रों को सिखाना चाहते हैं। शिक्षण तथा अधिगम में मापन का जो है महत्व संक्षेप में जो है निम्नलिखित हो सकता है। जैसे पहला क्या है परीक्षार्थी की योग्यता का निर्धारण करना। सभी परीक्षार्थी में योग्यता का स्तर समान नहीं होता है। यदि विभिन्न योग्यता स्तर के छात्रों को समान शिक्षा एक ही विधि द्वारा दी जाएगी तो कम योग्यता वाले जो विद्यार्थी होंगे उनको समझने में कठिनाई होगी, और अधिक योग्यता वाला जो व्यक्ति होगा या जो बच्चा होगा वो कम योग्यता वाले बच्चे के साथ समायोजन में कठिनाई का अनुभव करेगा। तो हम क्या करते हैं कि उनके योग्यता का मापन कर लेते हैं और योग्यता के लाभ पे आधार पे किसी कक्षा को अलग अलग सेक्शन में बांट लेते हैं और उनके योग्यता के अनुसार जो है हर सेक्शन में शिक्षा देते हैं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उसके बाद दूसरा काम क्या होता है क्षमता का मापन। विद्यार्थियों की क्षमता का निर्धारण किया जा सकता है। यदि किसी छात्र की क्षमता कम है और उसे अधिक कार्य दिया जाए तो वो कर नहीं पाएगा और इसका उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी छात्र को कोई काम देते हैं या उसको कोई होमवर्क देते हैं तो उसके लिए जो है हम उसकी क्षमता अनुसार कार्य दें, ताकि वो उसको कर पाए और उससे संतुष्ट होकर और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित हो। शिक्षण विधियों प्रविधियों का मापन। शिक्षण में विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों और प्रविधियों का प्रयोग होता है। बहुत सी टेक्नोलॉजीज का प्रयोग होता है। किस पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि या प्रविधि ज़्यादा अच्छी होगी, इसको पता करने के लिए भी मापन आवश्यक है। इसके लिए छात्रों को एक पाठ्यक्रम विभिन्न विधियों द्वारा पढ़ाया जाता है और फिर उनकी निष्पत्ति का मापन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस विधि से पढ़ाने पर बच्चा ज़्यादा सीखा, किस विधि से पढ़ाने पर बच्चा कम सीख रहा है। उसके अलावा जो है निदान में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न विषयों पर नैदानिक परीक्षण बनाए जाते हैं, इससे छात्रों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जाता है। निदान परीक्षण की सहायता से पता चलता है कि छात्र जो है विषय वस्तु में कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है और उसी हिसाब से उसकी सहायता कर दी जाती है, क्योंकि अलग अलग बच्चे जो है अलग अलग जगह पर कठिनाई का अनुभव करते हैं एक ही सवाल में या एक ही विषय में। इसके बाद क्या है वर्गीकरण करने में। परीक्षण की सहायता से छात्रों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे ये पता चल जाता है कि किसको विज्ञान में रुचि है, किसकी कला में रुचि है, कौन तकनीकी में रुचि ले रहा है या किसे जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जाना चाहिए। छात्रों की तुलना करने में मापन के द्वारा ही हम उत्कृष्ट बुद्धि के बालकों को मंद बुद्धि बालकों में अंतर जो है स्पष्ट रूप से कर सकते हैं और उनकी तुलना भी आपस में की जा सकती है। कम मानक तथा
कक्षा मानक तथा उम्र मानक तैयार करना। विभिन्न कक्षाओं के लिए मानक निर्धारित करने के लिए भी मापन आवश्यक है, क्योंकि मापन के द्वारा ही हम कक्षा का मानक निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, विभिन्न कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम का स्तर निर्धारण। मापन द्वारा पाठ्यक्रम का कठिनाई स्तर तथा छात्रों की योग्यता बुद्धिमत्ता के आधार पर पाठ्यक्रम के निर्धारण में मापन का महत्व है कि किस छात्र को किस हिसाब से किस पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी कितनी मानसिक योग्यता है, उसी के अनुसार माप के हम उसी हिसाब का पाठ्यक्रम उसको देते हैं। क्योंकि अगर कम क्षमता के व्यक्ति को ज़्यादा हाई लेवल का पाठ्यक्रम दे दिया जाए तो वो उस पाठ्यक्रम को जो है कवर नहीं कर पाएगा और स्कूल से या पढ़ाई से दूर भागने लगेगा। समय निर्धारण करने के लिए विद्यालय में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए समय का निर्धारण भी इस मापन विभिन्न कक्षाओं में समानुसार होते हैं, जहाँ पर भी मापन का प्रयोग किया जाता है। फलांकों का निर्धारण क्या है। मापन के द्वारा ही छात्रों द्वारा दिए गए उत्तरों से उनके फलांकों का निर्धारण होता है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है मापन की कुछ सीमाएं होती हैं। तो हम मापन की सीमाओं की बात करेंगे, जिसे हम लिमिटेशन ऑफ मेजरमेंट भी बोलते हैं। तो मापन की सीमाएं क्या हैं। आज के युग में मापन का अत्यंत व्यापकता से प्रयोग किया जाता है, फिर भी कुछ कमियों के कारण मापन एक आलोचना का विषय रहा है। इसकी सीमाएं जो है निम्न प्रकार से हैं। इसका क्षेत्र संकुचित और सीमित होता है। एक समय में हम व्यक्ति के केवल एक या दो पहलुओं का ही अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सबका अध्ययन एक साथ नहीं किया जा सकता। उसके बुद्धि का अध्ययन किया जा सकता है, तो कभी उसकी तार्किक क्षमता का अध्ययन किया जा सकता है, या उसके पढ़ने की क्षमता का अध्ययन किया जा सकता है, लिखने की क्षमता का अध्ययन जो है अलग अलग किया जा सकता है, जबकि उसके संपूर्ण व्यवहार या व्यक्तित्व का अध्ययन एक बार में संभव नहीं हो पाता है। मापन का रूप व्यवस्थित होता है, इसलिए इसकी प्रक्रिया जो जटिल होती है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमें इसकी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ती है। इसमें मानकीकृत परीक्षणों की आवश्यकता होती है तथा अच्छे विश्वसनीय एवं वैध परीक्षणों का समस्त क्षेत्रों में उपलब्ध होना प्रायः असंभव होता है, क्योंकि मापन के लिए हमें ऐसे परीक्षण चाहिए जो अच्छे रिजल्ट देते हों, विश्वसनीय हों और वैध हों। लेकिन हर क्षेत्र में इस तरह का जो है परीक्षण बनाना संभव नहीं हो पाता है, जिससे कि वैध और विश्वसनीय रिजल्ट हमें मिल सके। और क्या है, मापन के द्वारा हमें किसी व्यक्ति या प्रक्रिया के विषय में केवल सूचनाएं मिलती हैं या कोई निर्णय नहीं प्रदान कर पाता है। क्योंकि हम मापते हैं तो केवल ये जान पाते हैं कि हाँ, ये बच्चा कमज़ोर है या तेज़ है, इसकी क्षमता इतनी है, लेकिन हम उस निर्णय नहीं देता है। निर्णय तो हमें ही लेना पड़ेगा कि हमें उस रिजल्ट के आधार पर क्या निर्णय लेना है, या केवल किसी पहलू पर अंकों को प्रदर्शित करता है, या अंकों से हमारा क्या तात्पर्य या इंगित नहीं करता। मतलब हमने मापन किया, इसने बता दिया कि हाँ, इनकी बुद्धि लब्धि 130 है, इनकी बुद्धि लब्धि 90 है, इनकी बुद्धि लब्धि 80 है, लेकिन उसका मतलब क्या है ये मापन नहीं बताता है। अतः इन सीमाओं के कारण मापन क्रिया का व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण ढंग से प्रयोग किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज का युग जो है मापन युग कहा जाता है। क्योंकि आज में मापन हर जगह फैला हुआ है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में तो इतना ज़्यादा मापन का प्रयोग किया जा रहा है। मापन के आधार पर विद्यार्थियों को अलग अलग बांट दिया जा रहा है, जिससे कि उनका अनुकूल विकास हो सके। क्योंकि जब एक ही कक्षा में एक ही तरह से सबको पढ़ाया जाता था तो कुछ बालकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, क्योंकि जो तेज बालक होते थे वो जल्दी सीख जाते थे, और जो कमज़ोर बालक होते थे वो देर से सीखते थे। और अगर कमज़ोर बालकों के स्तर पर जाके पढ़ाई होगी तो जो तेज बालक थे वो जो है कक्षा में अरुचिकर अनुभव करेंगे, कक्षा में आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ पढ़ाई ही नहीं जा रही है जो हमारे काम की है, ये सब चीज़ तो हमें आता है। तो ये था हमारा मापन, और अब अगले वीडियो में मिलेंगे तो मापन में आगे कुछ मापन के स्तरों की बात होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके।